नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सच्ची बात में आज बारी है जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी की। उमा जी, आपका स्टूडियो में बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है। आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। तो बताइए, सच्ची बात किसको बोलना, आपको कि मुझको? आपको। ओके, हमारा काम तो सच्ची बात। आप जो बात बोलेंगे वो सच्चा नहीं होगा। हम तो सवाल पूछेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, हम तो चलिए, सवाल पूछेंगे। सच्ची बात आप करती नहीं है वैसे, मतलब कोई पॉलिटिशियन नहीं करता, क्योंकि कई बार आपको छुपानी पड़ती है कई चीज़ें मर्यादा के लिए। तो इसका मतलब है थोड़ा कि वो झूठ बोल रहा है। छुपाना झूठ बोलना नहीं होता। नहीं, आधा सच बोलना। आधा सच मैं पूरा बोलूंगी या बोलूंगी नहीं? अच्छा, फिर ज़्यादा आज ये तय हो गया हाँ। कि आप हम दोनों सच्ची बात बोलेंगे और जो नहीं बोल पाएंगे वो मैं बोलूंगी नहीं। आप उमा जी अपने आप को बुंदेलखंड की बेटी मानते हैं। आपने अनाउंस किया था मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ। नहीं किया था। मैंने हमेशा कहा मैं भारतीय हूँ। भारतीय हूँ, पर बुंदेलखंड में जब आपने कहा कि बुंदेलखंड में पैदा हुई हूँ। हाँ, बुंदेलखंड की बेटी हो गई ना फिर एक किस्म से। हाँ। तो जब वहाँ पैदा हुई तो मातृभूमि तो आपकी वही है ना। चाहे भारत मातृभूमि हो, पर बुंदेलखंड में जन्म हुआ तो बुंदेलखंड की बेटी हो गई आप। अब वो बुंदेलखंड जल संसाधन मंत्री होने के नाते बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। ये माता के प्रति कैसा प्रेम? बुंदेलखंड के दो हिस्से हैं। मध्य प्रदेश की तरफ पानी का संकट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की तरफ खड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हिस्से का जो बुंदेलखंड है उसमें दोनों तरफ बुंदेलखंड पैकेज के पैसे गए। जब राहुल जी गए 4-5 साल पहले तो उसके बाद बुंदेलखंड पैकेज बनाया था यूपीए की सरकार ने। तो जो पैसे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गए वहाँ बहुत अच्छा उपयोग हुआ, बल्कि उसके सहारे उन्होंने इरीगेशन पोटेंशियल इतने बढ़ाए अपने कि आप उत्तर प्रदेश साइड में नहीं, मध्य प्रदेश जी, कि मैंने जब शिवराज जी को अभी सूखे के समय पर फ़ोन किया कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, बोले दीदी हमारे यहाँ पर पानी की स्टोरेज हमने कर रखी है और हम पेयजल का संकट नहीं आने देंगे। उत्तर प्रदेश में पानी का स्टोरेज है लेकिन लोगों तक पहुँचाने की कोई व्यवस्था नहीं है उसमें से। तो इसका मतलब यूपी सरकार को आप ब्लेम कर रही हैं? निश्चित रूप से। मतलब बुंदेलखंड में और पानी है। इसके पहले की मायावती की सरकार को भी, ये दोनों सरकारों ने, क्योंकि ये बुंदेलखंड पैकेज जो शुरू हुआ है वो मायावती के समय पे शुरू हो गया था। तो आपका कहना है कि मतलब पानी है पर पानी को दिया नहीं जा रहा। बुंदेलखंड में चंदेल राजाओं के समय के वाटर ट्रेन्स हैं और उनमें थोड़ा भी रिपेयर हो जाए तो बहुत, जैसे अभी तेलंगाना में बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है। तेलंगाना की तारीफ की आपने बहुत जी, वो क्योंकि वो तारीफ के लायक काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। देखिए गुजरात तो पानी पे पुराना खड़ा हुआ राज्य, 25 साल की प्रैक्टिस हुई। मोदी जी जब वहाँ पहुँचे तो गुजरात को पूरा पानी पे ही खड़ा किया उन्होंने, उसका डेवलपमेंट पानी से हुआ। लेकिन जो नई सक्सेस स्टोरी है वो मध्य प्रदेश है, जिनने एग्रीकल्चर पोटेंशियल सीधे 6% से 30% बढ़ा लिया। दूसरी स्टोरी अभी तेलंगाना की और तीसरी अब राजस्थान की है। ये वाटर डिफिसिट स्टेट थे जिनने अपने संकट का सामना कर लिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की साइड का बुंदेलखंड का, जब बुंदेलखंड पैकेज शुरू हुआ वो मायावती के समय पे शुरू हुआ और अखिलेश यादव के समय तक चला। आप आश्चर्य करेंगे कि सिर्फ 20 या 30% राशि का उपयोग हुआ, बाकी राशि वापस हुई और उसमें भी कहाँ वो पैसा गया हम ढूंढ रहे हैं उसको। मतलब आप कह रही है कि अखिलेश सरकार जो है ना पैसे का प्रयोग भी नहीं कर पाई। 30% यूज किया, उसका भी पता नहीं कहाँ गया। 40% नहीं, कहाँ गया ऐसा नहीं, ढूंढ रहे हैं आप कह रही है ना, हम पार्टी को ढूंढ रहे हैं। 30 से 40% भी जो लगा वो कहाँ है उसको हम ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30-35% लगा जो गलत जगह लगा या उसका घोटाला हो गया? ना, घोटाला तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की और मायावती की सरकार की एक्सपर्टी है, लेकिन कम से कम बुंदेलखंड पैकेज का जो देखा मैंने तो मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ कि जो चीज़ जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ बनी हुई है, जहाँ उसका कोई उपयोग ही नहीं है। मैंने 1-2 कृषि उपज मंडियाँ देखी जहाँ किसान ही नहीं है आसपास, वो खड़े हुए हैं। अब तो अब सीधी बात क्यों कर, सच्ची बात जैसे शुरू आपने कहा था वही करेंगे। मैं ये पूछना था, आपने कहा 30% लिया उन्होंने, उसका भी प्रयोग ठीक नहीं हुआ। 40%, 30 से 40% लिया, उसका भी प्रयोग ठीक नहीं हुआ, इसलिए घोटाला हो गया ना वहाँ। घोटाला शब्द का मैं सीधे सीधे प्रयोग कैसे करूं, वो आपके मुंह से दुरुपयोग हो गया। आपके मुंह से ज्यादा शुभ लगेगा। नहीं, क्योंकि आप वहाँ के एमपी हैं और वहाँ से मंत्री, देश की मंत्री हैं। इसके लिए आपको शायद पता हो कि स्वयं ये बात प्रदीप जैन आदित्य ने कही थी, जो बुंदेलखंड पैकेज के प्रभारी मंत्री थे, कि इसमें बड़ा घोटाला हो गया है। उनके मंत्री ने कहा? हाँ ना, यूपीए की सरकार, यूपीए की सरकार में। मतलब आपने कभी लिखा अखिलेश यादव को कि यहाँ घोटाला हो रहा है या ठीक नहीं? मैं अखिलेश को उस समय मिली जब मैं चरखारी से एमएलए थी, आज मैं झांसी से हूँ, तो तब मिली और मैंने अखिलेश यादव को एक बात समझाई थी, और अगर वो मेरी बात मान लिए होते तो आज बुंदेलखंड पैकेज का बहुत अच्छा रिजल्ट आता। मैंने कहा था कि आप जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको इन जिलों में बुंदेलखंड पैकेज के इम्प्लीमेंटेशन के लिए भेज दीजिए, तो एक तो 100% राशि का उपयोग हो जाएगा और जो होगा वो ठीक से लोगों के लिए काम आएगा। लेकिन मुझे लगता है उनकी समझ में नहीं आई और इसका परिणाम ये निकला कि वो तितर बितर हो गया वहाँ पर, और खाया तो गया ही। वो तो कहते हैं बुंदेलखंड में मैंने इतने तालाब भरवा दिए, जब आपने टैंक भेजे वहाँ पर, यहाँ से रेलगाड़ी भेज दी, वो कहते पानी तो है, टैंकर नहीं है। आप भी तो राजनीति करते हैं ना वहाँ? नहीं, हमने कोई राजनीति नहीं, आपने ट्रेन भेज दी वहाँ। अब मैं आपको बताऊँ
जिस दिन वो टैंकर गए हैं उसके एक दिन पहले हमारे दोनों तरफ के सांसद, दोनों तरफ के बुंदेलखंड के सांसद नीति आयोग में बैठे थे मेरे साथ। उसमें उनकी पार्टी के भी सांसद थे। उनकी पार्टी से 5 ही सांसद हैं। राज्यसभा में है ना उनके, उत्तर प्रदेश से झांसी के एक सांसद राज्यसभा में है। राज्यसभा के? जी हाँ, तो उनको भी मैं ले गई थी वहाँ पर, क्योंकि मैंने कहा बुंदेलखंड की तरफ के जो भी हैं पूरे गए, लोकसभा और राज्यसभा के, और हम उनने सबने कहा कि टैंकर भेजिए, पानी तुरंत भेजिए। नहीं, टैंकर ट्रेन भेजिए आप, वो तो टैंकर तो अखिलेश ने भी कहा टैंकर नहीं भेजे, पानी भेज दिया आपने। उनको टैंकरों की जरूरत थी ना, जो हमने भेजे वो इसके लिए भेजे कि आप पानी भरिए। और मैंने वहाँ पर, जब मैं सांसद थी मध्य प्रदेश की तरफ के बुंदेलखंड में, तो मैंने वहाँ रेलवे लाइन का जाल बिछवा लिया। महोबा से खजुराहो अलग ट्रैक है और ललितपुर से खजुराहो अलग ट्रैक है, और वही रास्ता है जहाँ अकाल पड़ा हुआ था। तो उस रास्ते से भी ट्रेन रुक रुक के अगर पानी डिस्ट्रीब्यूट करती गाँव के लिए तो वो हो सकता था। थोड़ा व्यवस्था ठीक करनी थी। पर उनका कहना तो ये था ना कि पानी की कमी नहीं है, टैंकरों की कमी है। पानी उनके पास बहुत है। आप राजनीति कर रहे थे, ट्रेन बैठ करके अपने टीवी में दिखाना और ये सब करना, सुरेश प्रभु जी हमने, ये सब, तो पानी के नाम पर राजनीति कर रहे थे। हमने ऐसी ट्रेन भेजी जिसमें पानी भरा जा सकता था। इसमें पानी भरा हुआ था या खाली भेजी थी आप? यहाँ से थोड़ा ना पानी भेजेंगे, वहाँ पानी तो है ना। पानी है, हाँ, तो आप उसमें भर के, और वो ट्रैक पे ट्रेन चलाते तो लोग पानी निकालते, उसकी व्यवस्था थोड़ी सी करनी पड़ती उनको। पर आप अब तो मैंने उनको टैंकर दे दिए, अब आप टैंकर पर ज्यादा उलझो मत, क्योंकि हाँ सभी सांसदों ने सांसद विकास निधि से टैंकर दे दिए। और उस दिन बुंदेलखंड पैकेज की बैठक का परिणाम ये निकला नीति आयोग के साथ, कि नीति आयोग ने भी कहा कि सारा फोकस तुरंत पानी के डिस्ट्रीब्यूशन पर कर दो। अब वो शुरू भी हो गया। चलो वो तो होगा, पर मूलभूत जो कारण है उसका, जो आपने पहले कहा, रिवर्स जो हैं, नदियां जब तक जोड़ी नहीं जाएंगी तब तक परमानेंट सोल्यूशन है नहीं। देखिए, बेन कैतवा दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको। नहीं, खाली केन बेतवा की बात नहीं है। मुझे आप 2 मिनट दीजिए। देखिए, भारत में जिस दिन लातूर में पानी का सबसे बड़ा हाहाकार मचा हुआ था, उस दिन असम में बाढ़ आ गई थी। भारत एक ऐसा देश है जिसमें एक तरफ बाढ़ होता है तो एक तरफ सूखा होता है। तो इस बाढ़ और सूखे का असंतुलन अगर ठीक करना है तो ये 31 लिंक जो मैंने प्रपोज किए हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर जिनकी कार्य योजना बन गई थी, लेकिन 10 साल तक इसको बिल्कुल उठाया भी नहीं गया। और राहुल गांधी खिलाफ थे उसके, उन्होंने। और वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री जो है वो, उसमें वो फाइल पड़ी रही। जब मुझे वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री मिली तो मैंने प्रेजेंटेशन में एक लाइन देखी, रिवर इंटरलिंकिंग। अरे मैंने कहा इसकी फाइल यहाँ है, बोले हाँ। मैंने वो निकलवाई और मैंने उस पर काम शुरू किया। तो उसमें 5 लिंक सबसे पहले सामने आ गए, जिसमें केन बेतवा, दमन गंगा पिंजाल पार, तापी नर्मदा, अपना पंचेश्वर और पोलावरम। ये मैं आपको बताऊं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन चल रही थी उसके ऊपर, कोई PIL लेके गया था कि ये नेशनल इंटरेस्ट में है, इनको तुरंत इम्प्लीमेंट करिए। तो हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। केन बेतवा से 6 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होने वाली है, जिसमें 1 लाख उत्तर प्रदेश की और 5 लाख मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का कोई एरिया डूब में नहीं आने वाला। उत्तर प्रदेश को खाली लाभ होना है, और ये जितना चाहे उतना उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। इस लिंक को शुरू होने में ही बुंदेलखंड का उद्धार होना है। नहीं, आपने कहा लिंक होना चाहिए, पर आपने कहा कि अगर नहीं क्लियर करेंगे, लोग रोक रहे हैं इसके अंदर, कोई ऐसे इंटरेस्ट हैं जो रोकते जा रहे हैं इसको, और मैं धरने पर अनशन पर बैठ जाऊंगी। सरकार तो आपकी मध्य प्रदेश में, आपकी सरकार मैंने ऐसे नहीं बोला है। आपको ना, मैंने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की नाम नहीं लिया, मैं नाम ले रहा हूँ। तो नहीं, तो मैंने सरकार का नाम थोड़ी लिया। नहीं, आपने कहा जी पर्यावरणविदों की एक स्वतंत्र समिति है। किसके अंडर है वो एक रिटायर्ड सेक्रेटरी है। नहीं, उसका अपॉइंट किसने किया? आपकी मिनिस्ट्री ने किया होगा ना? बहुत पहले नहीं, ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं समिति। आदमी तो अब नया, और ये राजनीतिक लोग नहीं है। इन्होंने कहा कि गीधों की एक विशेष प्रजाति वहाँ है, अगर हमने डैम की हाइट बढ़ा दी तो वो जो गीध है उसके 7% गीध उससे प्रभावित हो जाएंगे। मैंने कहा कि अगर पानी नहीं होगा तो शाकाहारी जानवर नहीं आएगा, क्योंकि शाकाहारी जानवर पानी के नजदीक आता है और रहता भी, पनपता भी वहीं है। गीध तो शाकाहारी है। और नहीं, और जब शाकाहारी जानवर आएगा तब टाइगर आएगा उधर उसको खाने के लिए। जब टाइगर आएगा, जंगल का जो रूल है वो यही है ना कि टाइगर खाएगा, और फिर जब वो खा करके छोड़ देता है तो गीध खाता है फिर। तो अगर पानी नहीं होगा तो ये भी मरने वाले हैं। गीध भी भाग जाएंगे, टाइगर भी भाग जाएंगे, हिरन भी भाग जाएंगे, बारहसिंगा भाग जाएंगे, नील गाय भाग जाएंगी, जो कि टाइगरों का भोजन है। आपका कहना क्या है? मैं अगर समझा ठीक हूँ, बता देना कि एनवायरमेंटिस्ट जो हैं वो आपकी जो योजना है विकास की, उसके सबसे बड़े दुश्मन है क्या? नहीं, आप फिर गलत शब्द बोल रहे हैं। मैंने कहा विरोधी हैं। मैंने ये कहा कि पर्यावरणविदों की यही एक स्वतंत्र समिति है। तो सारे पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? रिवर लिंकिंग के लिए पैसा बहुत चाहिए। केन बेतवा का 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एक दिन का डिले कम से कम 10-20 करोड़ का पड़ रहा है। अब ये दिसंबर से ये डिले है, और मैं कह रही हूँ कि हम गीध भी बचा देंगे,
टाइगर भी बचा देंगे, आदमी भी बचा देंगे। मुझे 12,000 तो करोड़ खुद कहाँ से आएगा? 12,000 करोड़ कौन देगा? इसके लिए ओपन मार्केट बोरोइंग की हमको अनुमति मिली हुई है, हम नाबार्ड से ले सकते तो आपको नाबार्ड देगा कि उसके पैसे वापस भी तो करने हैं, हम पड़ेंगे ना? वापस करेंगे, उसके रास्ते निकालेंगे हम। कोई फाइनेंशियल तो आपने क्लोजिंग किया नहीं नहीं, इसका? हम उसको, हमने नितिन गडकरी जी को कहा है कि जो 31 लिंक हैं ये आप जल मार्ग के रूप में इनको लीजिए, इनको भी डेवलप करिए। और नितिन जी और हमारे बीच में इसमें विचार विमर्श चल रहा है कि जो 31 लिंक हैं, आपको मैं थोड़ा लिंक पे क्लियर कर दूं कि लिंक क्या है। लोग समझ रहे हैं इसमें नदी, मैं नदी को खत्म होने नहीं दूंगी। मैं तो उन लोगों में से हूं जो कह रहे हैं कि नदी नहीं खत्म होने क्या पानी फालतू वेस्ट हो जाता है पानी। दूसरी बात, जहाँ ये तीसरी समझ गया उस बात दो को। नदियां बनी है, उसमें एक तीसरी नदी निकल रही है। तीसरी नदी निकलेगी जो पानी दूसरी जी, जगह और जाके वहां से निकल रही जहाँ सूखा पड़ा हुआ है। उसका नाम भी तो रखेंगे ना आप कुछ, तीसरी नदी का नाम। नहीं, केन बेतवा लिंक ही होगा क्या, अभी नाम में मत पड़ी। अब मैंने नितिन गडकरी जी को कहा है, तो हम और नितिन के बीच में चर्चा चल ही रही है कि ये जलमार्ग हो जाएंगे, ये तो बहुत बड़े व्यवसायिक मार्ग हो जाएंगे। मुझे क्या लगता है ये अगर 6 योजनाएं जो प्रायोरिटी आपकी हैं, कितने साल लगेंगे इनको यूज करने में? जिस दिन शुरू हो जाएंगे उससे 7 साल। 7 साल उसके ऊपर लगेंगे। और लेकिन अभी वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री का एक फोकस और एरिया और आ गया है जो प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है, वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना, जिसमें 99 प्रोजेक्ट हमने लिए हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इनके टारगेट बनाओ 17 के, 18 के और 20 के, 2017, 2018 और 2020। इसके लिए भी उन्होंने हमको 20,000 करोड़ की फंडिंग भी की। अगर हमें जरूरत, फंडिंग प्रॉमिस किया, हाँ, फंडिंग तो टाइम लगता है हम जब मांगते हैं तो हमें मिलता है ना। अभी तक तो बहुत पैसे नहीं मिले ना आपको। नहीं, मैंने नहीं, पिछले साल की दिक्कत थी वो। 2014-15 में जब से 9 खैर मैं एक बात कर रहा हूँ, जब कितना पैसा मिला, कि सबसे योजना डिपेंड करती है पैसे के ऊपर, और कितना पैसा किस योजना के बारे में मिला आपको, मैं ये पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। 370 के ऊपर आपके अब क्या विचार है? 370 एक ऐसा इशू है, आपको अच्छी तरह पहले सुने जी नहीं, हम हमेशा से मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हम हमेशा से मानते हैं, ना अमित शाह ने कभी से वापसी की, लेकिन क्या पार्लियामेंट में हमारी उतनी मेजोरिटी है? नहीं है। सच्ची बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं उमा भारती से। बजट तो आपने कहा कि 7 लाख करोड़, कितने कहा 12,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए इस साल आपको दे दिया उन्होंने। नहीं, रिवर इंटरलिंकिंग का बजट बता रही थी मैं आपको कि जब ये प्लान बना था, 30 लिंक जब बने थे, तो उस समय सुरेश प्रभु की कमेटी ने बताया था कि इस पर 5,60,000 करोड़ होंगे। अगर आज हम इन लिंक को शुरू करते हैं तो अब ये 11 लाख करोड़ हो गया है। इसलिए मैं सबसे पर्यावरणविदों से अपील कर रही हूँ कि कुछ शुरू होने दीजिए, नहीं तो प्रतिदिन हजारों करोड़ का बजट बढ़ता जाएगा इनका। पर एक बार बताइए, तो पावर प्रोजेक्ट तो फटाफट क्लियर हो जाते हैं, ये मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। पावर प्रोजेक्ट हैं, सरफेस ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट हैं, उनमें भी पेड़ कट रहे हैं, उन पेड़ों पर भी घोंसले हैं। बस ये है कि इन प्रोजेक्ट में सिर्फ गरीब आदमी को रोटी मिलनी है, इसमें अमीरों को गाड़ी वाड़ी चलाने के लिए नहीं। पावर प्रोजेक्ट में जो लॉबी होती है वो आपके यहाँ हो नहीं सकती। मैं इस तरह से तो नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि किसी भी लॉबी के प्रेशर में हमारा तो कोई मंत्रालय काम नहीं करता, और ना ही कोई, और ना मैं पर्यावरणविदों पर कोई ये कहूँगी कि उनके ऊपर ऐसे कोई प्रेशर रहते होंगे। लेकिन हाँ, मुझको दुख हो रहा है कि भारत में बिना इसके भारत के सूखे की समस्या का समाधान होना ही नहीं है। रिवर इंटरलिंकिंग से हमको 34,000 मेगावाट जनरेशन होनी है और 35 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन सिंचित होनी है। मतलब भारत दुनिया की सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी हो जाएगी अगर ये सब इंटरलिंकिंग हो गया एक बार। पर उसमें दूसरी बात है, कई बार एनवायरनमेंट ये भी इशू उठाते हैं कि वो नील गाय मर जाएंगी या जो उनको मार दिया जाता है। मेनका गांधी ने कहा कि नील गाय जो है मारने के लाइसेंस दे दिया एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने। आपके भी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंडर जो समिति है जो आप कहते हैं इंडिपेंडेंट है, उसने रोक रखा है। तो एनवायरनमेंटिस्ट जो हैं हमें कई हर चीज़ों पर एनवायरनमेंट वर्सेज डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, ग्रोथ, एनवायरनमेंट, कि नदियाँ लिंक नहीं करने देंगे आपको क्योंकि एनवायरनमेंट को नुकसान होगा। मेनका जी आपके मंत्री हैं, वो कुछ और कहती हैं कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने हमारी दुश्मनी है, वो लोगों को मारने का इतराज़ नील गाय जैसे आपके इलाके में है कि गांव के अंदर है। तो ये सब क्या होगा इसको? देखिए, नील गायों से तो वाकई खेती को बहुत नुकसान होता है। हाँ, ये है कि नील गायों को जंगलों में, गहरे जंगलों में खदेड़ने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैं फिर केन बेतवा लिंक पे बोलूँगी। नील गाय मुख्यतः टाइगर का भोजन है। अगर वहाँ पानी होगा तो नील गाय फिर नहीं आएगी खेतों की तरफ, क्योंकि पानी की वजह से घास उगेगी। उधर पानी नहीं बचा तो घास नहीं है, तो वो खेतों में आ रही है। इसलिए तो बाघ आ जाएंगे तो नील गाय कम आएंगी वहाँ पर। अब नहीं, फिर बाघों को भोजन मिलेगा। प्रकृति का तो अन्योन्य आश्रित संबंध है ना, तो इसलिए नील गायें बहुत नुकसान तो करती हैं खेती का, किसानों का। लेकिन मैं एक बात दूसरी कहूँगी, मोदी जी ने पूरी दुनिया में जब भी भाषण दिया तो उनने दुनिया को 2 बड़े खतरे बताए। एक उनने बताया कि आतंकवाद खतरा, एक पर्यावरण का संकट बहुत बड़ा खतरा है। जिस देश का प्रधानमंत्री पर्यावरण के लिए इतना चिंतित हो,
उस देश के प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं बनाई हों, कम से कम पर्यावरणविदों को उन पर शंका नहीं करनी तो चाहिए। प्रधानमंत्री तो पिछले 2 साल के अंदर इतनी सारी स्कीम दी है, इतने सारे आइडिया दिए हैं, वो इम्प्लीमेंट करने में कई 100 साल लग जाएंगे। आइडिया अच्छे हैं। उन्होंने अभी अमेरिका के अंदर नमामि गंगा के बारे में बोला, उन्होंने अपने एक भाषण में बोला कि हमारा एक प्रोजेक्ट है नमामि गंगा, उसके पर मेरे को लगता है ज़मीन के ऊपर कोई काम ज़्यादा 2 साल में हुआ नहीं है। गंगा की पूरी कार्य योजना तैयार हो गई, EFC हो गई, कैबिनेट अप्रूवल हो गया, क्रियान्वयन शुरू कागजों में हो गया ना। मैं झारखंड का मॉडल स्ट्रेच को खुद शुरू करवाई, उत्तराखंड पे काम चालू हो गया। अब जो योजना है उसकी लॉन्चिंग इसी हफ्ते में कभी हो जाएगी और अक्टूबर में हमारा पहला रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, 2016 अक्टूबर। आपने झारखंड से शुरू किया, झारखंड 70 किलोमीटर की गंगा है, वहाँ 2400 किलोमीटर छोड़ दिया आपने, तो ये तो एक हो गया कि दिखावे के लिए कि आपको पूरे 2600 किलोमीटर पर अक्टूबर में कार्य योजना चलती हुई दिखेगी। कार्य योजना चलने के लिए पैसा कितना चाहिए आपको? हमको जितना पैसा चाहिए उतना मिल चुका। 20,000 करोड़ हमको नॉन लैप्सेबल सेंट्रल सेक्टर फंड मिल चुका। 20,000 लैप्सेबल हर साल बजट पास ऊपर कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। ये लैप्स भी नहीं होगा। तो आप प्रयोग अभी तक अक्टूबर में शुरू करेंगे, इसका 6 महीने का युद्ध हुआ नहीं कुछ भी। वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, हमें राज्यों से इसका अंश भी नहीं चाहिए। पर राज्यों की परमिशन तो चाहिए कोई ना काम करने के लिए। मुझे किसी भी राज्य ने अभी तक अनकोऑपरेट नहीं किया है। बिहार ने नहीं किया, बंगाल ने नहीं किया, उत्तराखंड ने नहीं किया। थोड़ा यूपी ने ये कहा है कि हमको प्रेजेंटेशन दिखाओ, अखिलेश ने मुझे कहा, क्योंकि 3 महीने का उसमें डिले है। मथुरा वृंदावन की यमुना के कार्यक्रम में डिले है और कानपुर में। तो हमने उनको प्रेजेंटेशन के लिए अभी कहा है अधिकारियों को, तो वो अभी अधिकारियों को समय नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, जो बाकी गंगा जहाँ जहाँ आप सफाई करके, कई सीवर के नाले जाते हैं, कहीं इंडस्ट्री का जाता सबका प्लान हो गया, कहीं पर एनक्रोचमेंट भी तो बहुत सारी हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट प्लांट का भी तैयारी हो गई है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी तैयारी हो गई है। उस तैयारी में राज्यों के चीफ सेक्रेटरियों ने अपनी सहमति दी है कि हम उस प्लान को इम्प्लीमेंट कराएंगे। उन जहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट की तैयारी पहले से थी, तो इसलिए स्टेट के साथ तो आपकी किन किन स्टेट्स हैं जहाँ सफाई वगैरह करेंगी आप, जहाँ जहाँ इन्फ्लुएंस रोकेंगी? सबसे बड़ी समस्या तो आती है, हिंदू हमारे विचारधारा भी ऐसी है। अब गंगा किनारे काशी में जाइए आप, काशी भी अभी उतनी गंदी है जितनी 2 साल पहले थोड़ी सफाई इसलिए कि वहाँ रोज़ सफाई करते रहते थोड़ा बहुत, पर जो उसके अंदर कूड़ा पड़ रहा है वो तो कहीं बंद नहीं हुआ अभी तक। इंटरसेप्टर लगा करके उनको ले जाना होगा, वहाँ ट्रीट करना होगा, और ट्रीटेड वाटर के लिए हमारी कोशिश ये है कि वो भी गंगा में न जाए, इसलिए थोड़ा समय लगा। सबसे ज़्यादा गंदी कहाँ है गंगा? कानपुर में। कानपुर में सबसे ज़्यादा, यूपी में सबसे ज़्यादा, मतलब नहीं पूरे हिंदुस्तान में। यूपी में कितने किलोमीटर है? पूरे हिंदुस्तान में सबसे गंदी गंगा कानपुर पर है। वो लेदर की वहाँ पर नहीं, हाँ। उसका कारण ये बना कि उसके पहले गंगा में रामगंगा और काली मिली, 2 नदियाँ, और रामगंगा और काली में पल्प, पेपर, वाइन और शुगर केन इंडस्ट्री का फ्लुएंट आया, बहुत डेंजरस जहरीला तत्व आया बहुत। और जब वो कानपुर में पहुंची तो फिर लेदर और स्लॉटर हाउस का भी उसमें मेल हो गया, और फर्रुखाबाद के भी बहुत सारे, कन्नौज के भी गंदे नाले उसमें मिल गए। इसलिए सबसे गंदगी की जो पैकेजिंग है, चैलेंजिंग हॉट स्पॉट जो है वो कानपुर है। तो उसके लिए अभी तक कुछ योजना हमारी बनाई पूरी है? तैयारी शुरू होने वाला है वहाँ का हमारा काम। तो वहाँ से यूपी गवर्नमेंट बस अखिलेश के साथ में मेरी बातचीत हो चुकी। अब अखिलेश ने मुझे कहा, वहाँ के मुख्यमंत्री, में उनका नाम छोटे है ना मुझसे, इसलिए ऐसे नाम लेके बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक बार प्रेजेंटेशन दिखा दो आप। तो मैंने उनको कहा कि आप एक बार प्रेजेंटेशन देख लो पूरी यूपी की प्लानिंग का, और फिर हमको NOC दे दो, हमें पैसे चाहिए ही नहीं, क्योंकि 100% सेंटर सेक्टर 20,000 करोड़ है, ये नॉन लैप्सेबल फंड है। पर आप उसको कन्वर्टर लगाएंगी, जो भी आपने पानी इंटरसेप्टर लगाएंगी, वो तो स्टेट गवर्नमेंट की जमीन के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसमें राज्य सहमति, वाटर कंकरेंट नहीं है, स्टेट का ही सब्जेक्ट, हम तो उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। नहीं बोल दिया कि वहाँ पर एनक्रोचमेंट होगा, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन होगी कर जगह पर आपकी, तो कैसे रोकेंगे? वो राज्य की DM भी उस कमेटी का सदस्य है। एक कमेटी बनी है हाई लेवल टास्क फोर्स, जिसके अध्यक्ष स्वयं कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। फिर एक कमेटी है स्टेट की, जिसके अध्यक्ष चीफ सेक्रेटरी हैं। फिर एक कमेटी है डिस्ट्रिक्ट की, जिसके अध्यक्ष DM स्वयं है। कमलापति त्रिपाठी याद है आपको, गंगा अथॉरिटी के चेयरमैन बने थे, मिसेस गांधी ने उनको बनाया था कि वो असंतुष्ट थे, इसलिए उनको बनाया गया था। तब से आज तक पता नहीं हज़ारों करोड़ रुपये खर्च हुआ होगा। मैं आपको बताती हूँ, 4,000 करोड़ खर्च हुआ है, और 4,000 करोड़ में 4 किलोमीटर भी साफ नहीं हुई। पूरे 29 साल में 4,000 करोड़ खर्च हुआ है गंगा के सफाई के नाम पर। अब जो 20,000 करोड़ मुझे मिले हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसमें से 60,000 करोड़ अगर हमने उन 4,000 करोड़ पे लगा दिए, तो मिलाकर के 11,000 करोड़ से वो पुरानी लाइबिलिटीज भी फंक्शनल हो जाएंगी। 4,000 करोड़ जो लगा है वो गंगा मैली करने में लगा है ना। उन्होंने उसके बाद प्रदूषित होगी ना गंगा। और हाँ, उन्होंने क्या किया कि उसको जिस तरह से डिज़ाइन किया कि ट्रीटेड वाटर भी गंगा में ही गया, तो हुआ ये कि लाइट नहीं आई 10-10 घंटे, तो अनट्रीटेड वाटर भी गंगा में गया। फिर डीजल वगैरह लाए उसको चलाने के लिए, लेकिन डीजल की चोरी हुई, पंप मान लीजिए ख़राब हो गए, अब बना के छोड़ गए, और एक ने बनाया और छोड़ दिया लोकल बॉडी के भरोसे। लोकल बॉडी के पास में फंड के प्रोविज़न नहीं थे उसको चलाने के लिए,
इसलिए हम अब उन 4,000 करोड़ पर अगर हमने 7,000 करोड़ और खर्च कर दिए तो 11,000 करोड़ लगा करके पुरानी चीज़ें भी फंक्शनल हो जाएंगी। तो आपको जो खड्डे खोद के गए हैं, जो लोग कूड़ा करके गए हैं, उसको सुधारने में टाइम लगेगा आगे आप? नहीं, मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा। पर अब जब कह रही हैं 2018 में आप साफ पानी दे पाएंगे गंगा को, तो क्या भरोसा क्यों है आपको इतना सारा मुझे इसलिए भरोसा कितने है सारे इंटरसेप्टर लगाने क्योंकि हर होंगे, चीज़ कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट को कन्विंस करना होगा इसके अंदर? स्टेट गवर्नमेंट कन्विंसिंग कोई दिक्कत नहीं आई ना मुझे स्टेट गवर्नमेंट से। दूसरी बात यह है कि फंड्स में दिक्कत नहीं आई। तीसरी बात यह है कि जो कैबिनेट का नोट का अप्रूवल का टाइम था, जो ईएफसी का अप्रूवल का टाइम था, हमारे यहाँ जो प्लानिंग का टाइम था, टेंडर से चलते हैं ना, टेंडरों में टाइम लगता है ना। हम टाइम लाइन से चले और टाइम लाइन में हम पहले चल रहे हैं, 15-20 दिन 1 महीने पहले चल रहे हैं। अभी अक्टूबर में आप शुरू करेंगी जो भी करना आपको, उसका शिलान्यास कराना है या प्रधानमंत्री से कराना है, उसके बाद टाइम कितना बचा आपके पास? तो आप लगता है कितने किलोमीटर से? 2600 किलोमीटर। सबसे 2700 सबसे कठिन पैच निकल चुका गंगा का हमारा अपना, वो था प्लानिंग बनाना, प्लानिंग का अप्रूवल होना, और प्लानिंग क्या बनाना, पुराने फेल्यूअर से सबक सीखते हुए बनाना। प्रधानमंत्री जी ने हमको यही निर्देश दिए थे कि देखो पुरानी गलतियाँ कहाँ छूट गई, उनसे सबक सीख लेना। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जो 4,000 करोड़ खर्च हो चुके वो भी हम बेकार नहीं जाने देंगे। तो बाकी जो डिपार्टमेंट आपको कोऑपरेट कर रहे हैं सारे के सारे, क्योंकि इस रिवर के लिए तो आपको 15-20 डिपार्टमेंट से 7 डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के साथ और 5 राज्य। तो उनकी मीटिंग कभी करती हैं आप? हाँ। तो सब में समिति। तो आपको अभी कहाँ परेशानी हो रही है इस वक्त? मुझे कहीं कोई परेशानी नहीं गंगा पे। तो आपको लगता है टाइम फ्रेम से पहले ही चल रही हैं आप कह रही हैं? नहीं, मैं ठीक चल रही हूँ। 2018 में मेरा डिपार्टमेंट ठीक चल रहा है। 2016 में पहला, 2018 में दूसरा और 2020 में अंतिम। जो आपको सैंक्शन हुआ बजट इस साल का, उसमें से कितना खर्च किया अभी तक आपने? अभी मैं तुरंत यहाँ बैठ के उसका ब्यौरा इसलिए नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हमने एनएमसीजी को फंड डाइवर्ट किए हैं। मिनिस्ट्री में फंड आया, फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को दिए, उनसे मैं ब्यौरा लूंगी, बता सकती हूँ आपको बाद में। कितने ट्रांसफर किए वो तो पता होगा। अब उसमें से 250 करोड़ जैसे मैंने सीपीसीबी को दिए, 140 करोड़ सीपीसीबी को दिए, 250 करोड़ हमने क्योंकि रूरल जो गांव हैं उनकी प्लानिंग फंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी तो आता है ना उसके बाद, के बाद तभी देते हैं। ये 100% सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर से, बट जिस एजेंसी को भी देंगे वो एजेंसियां भारत सरकार के विभाग हैं। उनके विभाग, रूरल डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट है, पर्यावरण मिनिस्ट्री है। पर इसके ऊपर कंट्रोल हो, इसके लिए हमने खर्चा ठीक तरह से हो रहा है, उसका मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म मैंने अपने डिपार्टमेंट के लोगों से 2 बातें कही थी, अपने अधिकारियों से, कि क्या कोई सीएजी का व्यक्ति हमारी हर बैठक में बैठ सकता है? तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक दूसरा सुझाव मुझे दिया था कि सीएजी की एक वो हो सकती है, कनकरेंट ऑडिट हो सकती है। तो मैंने कहा फिर तुरंत आप लिख दीजिए सीएजी को, और हमने सीएजी को लिख दिया है कि आप हमारा कनकरेंट ऑडिट करते रहिए। और मुझे लगता है कि इसका जवाब वो हमें ही देंगे, हमारा कनकरेंट ऑडिट शुरू हो जाएगा। तो जो भी हम फंड देंगे उसका हिसाब वो विभाग देंगे हमको, सीएजी को देंगे। इसके पीछे, गंगा के साफ करने के पीछे हिंदुत्व का एजेंडा है या विकास का एजेंडा है? गंगा तो हिंदुत्व से इसलिए जुड़ी है क्योंकि हिंदू तो हर चीज़ को माँ कहते हैं, भगवान मानते हैं। गंगा तो इस देश के 50 करोड़ लोगों की रोटी और रोजगार से भी जुड़ी हुई है। तो और साथ ही साथ में गंगा जो है वो एक एक्सक्लूसिव नदी है दुनिया की, तो अमूल्य धरोहर है, तो हेरिटेज है। कि यमुना भी तो उसी जो लोग जो मुसलमान, यमुना के किनारे भी कृष्ण भगवान तो ने मैंने आपको पहले ही कहा यमुना भी इसकी ट्रिब्यूटरी, हम यमुना को भी, मैंने आपको कहा ना मथुरा वृंदावन। क्योंकि गंगा नाम आता है जब यमुना का लोग, जैसे आप जाती है कई बार यमुना, दिल्ली की यमुना देख लीजिए क्या हालत है उसकी। दिल्ली के अंदर हमने दिल्ली की यमुना को भी ट्रीट करना शुरू कर दिया। 9,000 करोड़। अच्छा, आपने पैसे पूछे, मैंने 800 करोड़ यहाँ रिलीज कर दिए हैं दिल्ली सरकार को। तो पिछले देखे विजयपाल मल्होत्रा ने शुरू किया था। अरे मैंने अभी किए हैं 2 हफ्ते पहले। यूज नहीं होता, दिल्ली देखा कितनी बुरी हालत, कितने खर्च हुए, 2 हफ्ते पहले रिलीज किए, तो रिजल्ट देखने में 1.5-2 साल लगेगा ना। तो यही सरकार करेगी ना। हाँ, तो मित्रता हम मिलके करेंगे। आप सरकार से मित्रता है नहीं, गंगा और यमुना पे हमारी कोई लड़ाई नहीं। प्रधानमंत्री ने आपको ठीक चुना क्योंकि आप उसमें विश्वास रखती हैं, गंगा में विश्वास रखती हैं, हिंदुत्व में विश्वास रखती हैं, राम मंदिर में विश्वास रखती हैं। परंतु पिछले 2 सालों में आपने इन सब चर्चा करनी बंद कर दी और आपके कुछ लोगों ने उस मुद्दे को पकड़ लिया, जिससे सरकार की बदनामी भी हुई। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़ी हूँ। मैं राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण चाहती हूँ जहाँ रामलला बैठे हैं, मुझे उस पर गर्व है। लेकिन आपको ये भूल गया है कि आपकी सरकार में बनेगा कि नहीं राम मंदिर? 2010 सितंबर में जब कोर्ट का ये फैसला आ गया कि हाँ वो बीच का डोम रामलला का है, तो हमारा तो आंदोलन सफल हो गया। अब तो डिस्प्यूट ऑफ लैंड को सॉर्ट आउट होना है, जिसके लिए आंदोलन की जरूरत ही नहीं। अब तो ये है कि स्टे कर दिया ना उसको, अभी कुछ नहीं, स्टेटस को रहेगा। अभी तो है कि जमीन पर मालिकाना हक किसका, मालिकाना हक के लिए तैयार हो गया, पर जो जगह जहाँ रामलला का मंदिर है वो प्रमाणित हो गया, उस जगह के तो हमारा आंदोलन सफल हो गया, हमारी जिंदगी धन्य हो गई। हमने इसी के लिए आंदोलन किया था कि हमें ये कहा गया था कि यहाँ राम पैदा नहीं हुए, नहीं, तो कोर्ट ने कह दिया कि ये जगह रामलला मंदिर वहीं बनेगा। हाँ, तो वही तो हुआ ना, अब मंदिर बनेगा। आपको अब डिस्प्यूट ऑफ लैंड सॉर्ट आउट होने नहीं, पर आपको लगता है सरकार के होते हुए बन जाएगा क्या? अब जो मामला कोर्ट में है, आप एक मंत्री से पूछेंगे वो उत्तर नहीं दे सकता कोर्ट के मसले पे।
सामान्य नागरिक भी नहीं दे सकता। चलो ये सेटल हो गया इशू। 370 के ऊपर आपके अब क्या विचार? 370 एक ऐसा इशू है, आपको अच्छी विचार पहले सुने जी नहीं, हम हमेशा से मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हम हमेशा से मानते हैं, ना अमित शाह ने कभी से वापसी की, लेकिन क्या पार्लियामेंट में हमारी उतनी मेजोरिटी है? नहीं है। क्या कश्मीर की विधानसभा में हमारी वैसी स्थिति है? नहीं है। मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ कि हम महबूबा मुफ्ती के साथ में मिलकर के कम से कश्मीर का डेवलपमेंट तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी 3/4 मेजोरिटी नहीं है वहाँ पर। नहीं, दोनों की मिलकर तो है ना। नहीं, तो 3/4 मेजोरिटी तब भी नहीं। तो आप तो ऐसी सरकार के साथ बनाई है ना 370, जिसका विश्वास नहीं है 370 के ऊपर, तो आपने कम्प्रोमाइज किया ना। नहीं, कम्प्रोमाइज हमने किया देश के लिए, कम्प्रोमाइज हमने किया जम्मू और कश्मीर के विकास के लिए। इससे ज्यादा मैं इस विषय पर उत्तर नहीं दूंगी क्योंकि मेरा विषय नहीं है आपका। लेकिन मुझे अपनी पार्टी पे बहुत गर्व हुआ कि हमने ये साबित कर दिया कि हम किसी के लिए कोई अछूत नहीं हो, कोई हमारे लिए अछूत नहीं है। यूपी में आप यूपी से चुन के, पिछली बार आप वहाँ से एमएलए बनी, आप सांसद बनी, आगे की आपकी हर एक की योजना होती है कि वहाँ के जो शुरू हो गया चुनाव, वहाँ पर मुख्यमंत्री की दावेदारों में आप भी हैं कि नहीं हैं? मैं अपने संसदीय क्षेत्र का पूरा ध्यान रखती हूँ और मैं गंगा के अलावा मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं, मैं किसी चीज़ का जवाब नहीं देती। मैंने मीडिया को भी कह दिया है कि मैं गंगा इंटरलिंकिंग और ये 99 प्रोजेक्ट के अलावा मेरी किसी विषय में रुचि नहीं है। पर आपको चुनाव तो वहाँ जाके प्रचार तो करेंगी ना आप? करेंगे ना, जब अमित शाह कहेंगे तो चले जाएंगे। आपको उम्मीद है आपकी पार्टी जीतेगी वहाँ? उम्मीद नहीं, हमारा तय है कि हमारी सरकार बनेगी। किसी के नेतृत्व में तो बनाओगे ना सरकार? ये सब अमित शाह का काम है, हमारा नहीं। वो बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं, उनको सूझबूझ है, वो सब ठीक ही करेंगे जो करेंगे, हम उनके साथ। आप जीतेंगे क्यों वहाँ? क्योंकि वहाँ पर लोग हमारी 3 मुख्यमंत्रियों की परफॉर्मेंस देख चुके हैं, राजनाथ सिंह जी की, कल्याण सिंह जी की और ओम प्रकाश जी की। तीनों की परफॉर्मेंस से लोगों को ये स्मरण है कि सबसे अच्छी सरकार हमने दी, भ्रष्टाचार से मुक्त और अपराध से मुक्त। नहीं, पर उसके बाद हारे क्यों? आप यकीन मानिए, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो व्यक्ति बदल चुका है। मेरे को गंगा के अलावा किसी विषय में रुचि नहीं है। आपने इतना पूछा तो मैंने बता दिया। इसके आगे गंगा भी तो बदल गई ना, वहाँ से कहाँ से उसका अलग है। इसके अलावा मेरी रुचि नहीं। आप जो गंगा आज की, आप भी गंगा का रूप हैं। इलाहाबाद की जो गंगा, संगम का जो गंगा, उसका रूप आप आज कर ले। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जीते उसके लिए पॉजिटिव एजेंडा तो होगा ना आपका। हमारा पिछली सरकारों की परफॉर्मेंस और हमारी मोदी जी की सरकार की परफॉर्मेंस ही हमारी जीत का आधार बनेगी और अमित शाह की रणनीति। आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे कि उमा भारती का जल संसाधन मंत्री होने के नाते और नदी विकास जो भी आपका डिपार्टमेंट है पड़ा, सपना क्या अगले 2 साल का? मेरा सपना है कि गंगा निर्मल दिखे। मेरा सपना है कि हमारे इंटरलिंकिंग के प्रोजेक्ट शुरू हो जाएं और मेरे को प्रधानमंत्री ने एक नया काम दे दिया है, 99 प्रोजेक्ट पूरे करने का, 8 मिलियन हेक्टेयर यानी 80 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचित करने का। उसमें से ही पीने के पानी की व्यवस्था भी होगी। तो आप अगले 3 साल के अंदर, और इसके लिए मुझे 80,000 करोड़ रुपए टोटल में उन्होंने दिए हैं, जो मुझे 3 साल में खर्च करके दिखाने हैं, जिसमें ग्राउंड वाटर बोर्ड का सीधा 60 करोड़ से 6,000 करोड़ कर दिया उन्होंने। कई चीज़ों का बजट तो सीधे 1,000 गुना बढ़ा दिया। तो इसलिए आपको राजनीति कम हो गई आजकल, काम में ज़्यादा लग गई है? ऐसा नहीं है, मैं खुश हो गई हूँ। आप यकीन मानिए, मैं आखिरी में आपको इसमें बोलूँगी मैं कि मेरे को नरेंद्र मोदी जी में सारी चीज़ों की समाधान दिखाई दिए इन 2 सालों में, क्योंकि मैं उनकी कैबिनेट मिनिस्टर हूँ और लगभग आप देखिए कि हफ्ते में लगभग 2.5 घंटे मेरे उनके सामने बीतते हैं और मैं देख रही हूँ कि वो किस तरह से कैबिनेट में ब्रीफ लेते हैं, समझते हैं, फिर हमें समझाते हैं, हमारे काम की समीक्षा करते हैं, फिर हमें आगे का मार्गदर्शन करते हैं। तो मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे मान लो कि मुझे इसी दिन का इंतजार था कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में हो। उसकी एक संतुष्टि मेरे अंदर आई है, तो मुझे लग रहा है कि बस मुझे अब अपना काम करना, बाकी चीज़ों में नहीं पड़ना। अपने आप से अंदर से पॉलिटिक्स निकाल दिया अपने आप, सिर्फ काम में लग गया। हाँ। अब फिर से साध्वी उमा भारती हो गई। नहीं, इसके लिए साध्वी होने की जरूरत नहीं। साध्वी का मतलब वो नहीं है कि खाली साधु बन गए, साध्वी का मतलब काम करने वाले। इसके लिए खुश और संतुष्ट हो गई हूँ अपने आप से। गैर राजनीतिक है आजकल बिल्कुल नहीं। मैं गंगामय हो गई हूँ। गंगामय हो गई और जलमय। जब गंगामय होगी तो राजनीति तो हो नहीं सकती। और मेरा जल प्लावन हो गया, जल प्लावन हो गया। हिमालय प्लान तो नहीं करेंगे आप? नहीं करेंगी। चलो हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सच्ची बात। सच्ची बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है prabhu@nationalvoice.in। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, उनसे हम करेंगे सच्ची बात। और तब तक के लिए